अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात हम करेंगे 10th क्लास की, तो जिसमें हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन की। तो एक कोऑर्डिनेशन हम पढ़ चुके हैं जिसे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब सेकंड कोऑर्डिनेशन की बारी है, तो उसे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशंस में बेसिकली तौर पर कुछ केमिकल्स को रिलीज़ किया जाता है। वो जो केमिकल्स होते हैं वो आगे एक स्पेसिफिक टारगेट टिश्यूज़ तक जाते हैं और अपना काम परफॉर्म करने लग जाते हैं। वो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जिस चीज़ को रिलीज़ किया जा रहा होता है वो हमारे पास सिक्रीशंस होती हैं। जो सिक्रीशंस होती हैं वो बेसिकली तौर पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। वो आगे कोई ना कोई मटेरियल को रिलीज़ कर रहे होते हैं, वो बेसिकली हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिन्हें टिश्यूज़ में बनाया जाता है, इन्हीं ग्लैंड्स के अंदर बनाया जाता है और यहीं से इन्हें रिलीज़ किया जाता है। हम इन्हें हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स के लिहाज से ग्लैंड्स तीन तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन। जो तो एक्सोक्राइन होते हैं, इनकी डक्ट नहीं होती, ये अपने टारगेट टिश्यू तक इनकी डक्ट होती हैं, ये अपने टारगेट टिश्यू तक जब भी अपनी सिक्रीशंस को पहुंचाते हैं तो अपनी इनकी नालियां होती हैं। तो जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, तो ये अपने टारगेट टिश्यूज़ तक अपनी नालियों के ज़रिए से मटेरियल को पहुंचा देते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन होते हैं इनकी डक्ट लेस होती हैं। डक्ट लेस होने की वजह से इनकी नालियां नहीं होती और ये जब भी अपना सिक्रीशंस जो सी है टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंचानी होती है तो ये क्या करते हैं, ये उन्हें रिलीज़ कर देते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और वो टारगेट टिश्यूज़ तक चला जाता है। हेट्रोक्राइन है, इसमें दोनों कंडीशन होती हैं, बोथ कंडीशन होती हैं, जैसे कि पेंक्रियास। ठीक है जी, तो असल में ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इस केमिकल कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को प्रोसीड किया जा रहा होता है, उन्हें परफॉर्म किया जा रहा होता है। ठीक है, सपोज़ किस तरह से, अगर हम बात कर लें ह्यूमन ग्रोथ की, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो पूरी ज़िंदगी चलता है। इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? यही केमिकल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके बाद सेक्सुअली मैच्योरिटी की बात कर लें, ये भी बेसिकली तौर पर इसी के ज़िम्मे होता है। इसके बाद नेफ्रॉन जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर रही है वो भी इसी की बुनियाद पर होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, वो भी इसी की बेस पे हो रहा होता है। ठीक है, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं, वो इन्वर्टिब्रेट्स अपनी सेल डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, वो भी हार्मोनल होता है। तो बात कहने की ये कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये एक काम परफॉर्म नहीं करते, ये बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं। तो ये जितने भी काम होते हैं ये सारे के सारे केमिकल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले किस चीज़ की? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन हैं। ठीक है, जिनकी नालियां ही नहीं होती। 20 के करीब ग्लैंड्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं। इसकी ज़्यादातर जो सिक्रीशंस होती हैं वो ट्रॉपिक होती हैं, ट्रॉपिक। इसकी जो सिक्रीशंस हैं वो सिक्रीशन ट्रॉपिक सिक्रीशंस कहलाती हैं। ट्रॉपिक सिक्रीशन इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि वो आगे किसी को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो जब वो आगे किसी को कंट्रोल करती हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड असल में यह हाइपोथैलेमस के नीचे लगा हुआ होता है, बिलो हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस के साथ इसका जो लिंक होता है वो एक टहनी के साथ होता है जिसे इनफंडिब्यूलम कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका जो साइज होता है वो एक पी सीड जितना होता है, मटर का जो दाना होता है वैसा होता है। इसका वेट 0.5 ग्राम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी 3 साइडें होती हैं, इसकी 3 साइड्स होती हैं। पहली साइड एंटीरियर होती है,
एंटीरियर साइड यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स बनाए जा रहे होते हैं, ये यहाँ से खुद की प्रोडक्शन कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारे हार्मोन्स खुद से बनाते हैं। मीडियन ये दरमियान में होती है, मीडियन से एक हार्मोन बनाया जाता है जिसे मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो बेसिकली तौर पर हमारी स्किन कलरेशन को कंट्रोल करता है। इसके बाद तीसरा जो सा होता है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर इसकी साइड होती है, पोस्टीरियर साइड में दो हार्मोन्स स्टोर किए जाते हैं। वो हार्मोन्स बेसिकली तौर पर किसके होते हैं? वो हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स को बना के पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में स्टोर कर देता है। वो जो दो हार्मोन्स हैं उनमें से एक हार्मोन जो सा होता है वो ऑक्सीटोसिन कहलाता है, दूसरा हार्मोन जो सा होता है उसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, या उसका सेकंड नेम होता है वैसोप्रेसिन। ये बेसिकली तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पोर्शन बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, जैसा कि सपोज दैट, अब अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर लें तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है, जिसमें बेसिकली तौर पर ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिसे हम नाम देते हैं इंटीरियर लोब में सोमैटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन्स। सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ये बेसिकली तौर पर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। इनका काम हमारी ग्रोथ में हेल्प करना होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली तौर पर ये रिलीज कर रहा होता है। तो ग्रोथ हार्मोन्स जो से होते हैं वो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। हमारी जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ में समटाइम क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। किस तरह से? अगर ग्लैंड की सिक्रीशंस नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम्स, नॉर्मल से कम हो जाए तो प्रॉब्लम, आफ्टर द एज वो पैदा होना शुरू हो जाए तो मसला बन जाते हैं। अब हमारी जो ग्रोथ होती है, जिसमें हमारी जो हाइट होती है वो इंक्रीज़ होती है, हाइट वो इंक्रीज़ होती है, वो मैक्सिमम एज होती है 21 से 22 ईयर्स तक, इतने में हमारा कद बढ़ता है। उसके बाद हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हमारा कद नहीं बढ़ाते बल्कि हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बनाते हैं, जिससे हमारा बॉडी जो सा होता है वो वाइडर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स, एक होती है ग्रोइंग एज, एक है आफ्टर ग्रोइंग एज। ग्रोइंग एज में आपको बता चुका हूं कि ग्रोइंग एज कितनी होती है। अगर तो ग्रोइंग एज में ये लेस कंसंट्रेशन बना रहा है, फिर हमारा कद छोटा रह जाता है, जिसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। बोना कद। अगर ग्रोइंग एज के दौरान इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, मोर कंसंट्रेशन में ये निकलना शुरू हो जाए, तो हमारा कद बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे हम जैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है जी। और अगर ये आफ्टर द ग्रोइंग एज रिलीज होना शुरू हो जाए, फिर क्या होता है? फिर एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है? हमारा एक हाथ बड़ा हो सकता है, हमारा एक पाँव बड़ा हो सकता है, लोअर जा बड़ा हो सकता है। तो ये बेसिकली तौर पर एक्रोमेगैली में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाले जो हार्मोन्स हैं, अगर ये रिलीज़ हो रहे हैं तो इनका प्रॉपर रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो भी प्रॉब्लम, अगर ये कम रिलीज़ हो रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम होता है। ये सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा हो रहा होता है।
इसके बाद आ गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये थायराइड ग्लैंड से पैदा होता है, जिसकी बुनियाद पर थायरॉक्सिन को रिलीज किया जाता है। थायरॉक्सिन मेटाबॉलिक इंक्रीज कर देता है, जो मेटाबॉलिक रेट होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड एक काम परफॉर्म नहीं करता, ये मुख्तलिफ तरह के काम परफॉर्म करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली तौर पर ऐसा ग्लैंड है जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसे भी प्रोसीड कर रहा होता है, और इसके बाद बॉडी की हीट को मेंटेन करने का भी इसी का ही काम होता है, ठीक है। तो ये किस तरह से काम परफॉर्म करता है, कहाँ पर होता है, ये हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से के अंदर जो दो हार्मोन स्टोर होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है, ये ज़्यादातर फीमेल में रिलीज़ होता है। तो फीमेल के अंदर इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये जो मेमरी ग्लैंड होते हैं उन मेमरी ग्लैंड्स को इसने स्टिमुलेट करना है ताकि मिल्क की प्रोडक्शन हो सके। और इसके बाद इसका काम बेसिकली ये होता है, ये यूट्रस की वॉल्स को डायलेट कर देता है। जब ये यूट्रस वॉल डायलेट करता है तो उस दौरान स्पेसिफिक सिक्रीशंस ऑक्सीटोसिन की होती हैं, जो अंदर बेसिकली एक लुब्रिकेंट पैदा करता है ताकि जब बेबी को एक्सपेल किया जा सके तो वो आसानी के साथ बाहर निकल जाए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की बात कर लें या वैसोप्रेसन, इसको तब रिलीज़ किया जाता है, ये नेफ्रॉन पे रिलीज़ होता है। नेफ्रॉन पे रिलीज़ इस मकसद के लिए किया जाता है क्योंकि सम टाइम जो बॉडी होता है उस बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होने लग जाती है। जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है फिर पानी जो सा होता है उसे ज़ाया नहीं किया जाता बल्कि पानी को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए नेफ्रॉन के अंदर जो हार्मोन वर्क कर रहा होता है वो बेसिकली ADH होता है। तो ये हार्मोन बेसिकली तौर पर कहाँ से रिलीज़ होता है, ये हाइपोथैलेमस का बनाया होता है, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से ये रिलीज़ होता है। तो आगे हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये किस तरह से काम करते हैं, क्या काम परफॉर्म करते हैं, तो ये हम इसकी नेक्स्ट बात करेंगे।